हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीबग हब। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू राइट इन आरजीपीवी एग्जाम्स। ओके, सो हमें पढ़ तो लेते हैं बहुत अच्छे से, हमें आइडिया भी होता है टॉपिक्स के बारे में, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी अच्छे से पता होता है, बट फिर भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज हमें ये नहीं पता होता है कि हमें अपने आंसर शीट में किस तरीके से लिखना है, और हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एक एक बात को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कुछ भी यहाँ पे यूजलेसली नहीं बताने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बेसिक बातों पे आते हैं। तो ओके, सो अगर आपको आइडिया हो तो देखिए, टोटल टाइम हमारे पास 3 घंटे होता है आरजीपीवी एग्जाम में लिखने के लिए, जिसमें हम मिनिमम मतलब 180 मिनट्स हमारे पास रहते हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? अगर हम सबके दो दो पार्ट के हिसाब से लेके चलें तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, अगर सब पार्ट्स को इंक्लूड करें। ठीक है, और अगर शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके 3 या 4 आप प्लस कर सकते हैं, तो अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन मैक्स आपको करने पड़ते हैं। ओके, अब अगर हम इनको डिवाइड करें इस 180 मिनट से, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 18 मिनट्स होता है। ठीक है, तो हमें टारगेट क्या करना है? सबसे पहले 15 मिनट्स। ठीक है, मेरे कहने का सेंस क्या है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास अगर सपोज इतने क्वेश्चंस हैं, है ना, तो हमें इक्वली टाइम में सबको डिवाइड करना है। ऐसा नहीं करना है कि शुरू के 1 घंटे हमारे पास हुए हैं, उसमें से सिर्फ हम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और लास्ट आवर में हम लोग 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना भूल जाते हैं और हम पेजेस भी कम लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझना है कि जो एग्जामिनर है वो एक क्वेश्चन में 7 मार्क्स ही मैक्स दे सकता है आपको। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता आपको। आपको हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो भाई भले आप 10 क्वेश्चन कर आ रहे हैं, लेकिन शुरू के में आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी, बट लास्ट लास्ट तक आते आते आप एक पेज भी नहीं लिख रहे हैं, आधा पेज लिख रहे हैं, तो उसमें से वो 1 या 2 नंबर ही दे पाएंगे। ओके, सो हमें इतना तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है कि हम इक्वली डिवाइड करके चलें अपने टाइम को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर सेकंड बात क्या है, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पेजेस। 32 पेजेस की हमारे पास कॉपी होती है अगर आप एक्स्ट्रा शीट नहीं ले रहे होते हैं। ओके, सो अगर इसको भी हम नोटिस करके चले तो हमें हर क्वेश्चन 3 पेज का ही लिखना है, एटलीस्ट 3 पेज से कम नहीं लिखना है ना। और 3 पेज से ज़्यादा अगर हो जाता है तो 3 से 4 मैक्स। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि हम पहला क्वेश्चन 10 पेज का लिख रख के आ रहे हैं, ठीक है, जो पूछा भी नहीं गया वो भी लिख कर आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन 5 पेज का लिख कर आ रहे हैं, और 10वें क्वेश्चन तक आते आते 1 पेज, 9वां क्वेश्चन 1 पेज, है ना। ये चीज़ें नहीं करनी है। ओके, क्योंकि वही बात है कि पहला क्वेश्चन में 7 ही मैक्स दे सकता है और इसमें भी 7 ही मैक्स दे सकता है। जब दोनों की इंपॉर्टेंस ही इक्वल है तो हमें क्यों इतना ओवरडू करना है? आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि बैलेंस इज एवरीथिंग। आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। सबसे ज़्यादा क्या? टाइम को बैलेंस करना है, और नंबर ऑफ पेजेस, आप किस क्वेश्चन पे कितने पेज लिख रहे हैं उसको बैलेंस करके चलना है। ये तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। ना हमें ओवरडू करना है किसी क्वेश्चन में, ना अंडरडू करना है। ठीक है, वरना हम मार्क्स लूज़ करेंगे, बहुत ईज़िली लूज़ करेंगे। फाइन। अब हम अगले बात पे आते हैं कि हमने टाइम और नंबर ऑफ पेजेस की तो बात कर ली, हमें स्मार्ट वर्क करना है। कैसे? अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें वो बनता है, मान लीजिए एनी 3 वाले, है ना, या एनी 4 वाले, वैसे तो आते नहीं 4 वाले, बट एनी 3 या एनी 2 वाले आ रहे हैं अगर हमारे पास, तो हमें उसमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को, उसका हर सब पार्ट को एक एक पेज तो कम से कम देना ही है। तो इस तरह इन टोटल ये क्वेश्चन भी हमारे पास कितने का बन जाएगा? 3 पेज का बन जाएगा, जो कि इक्वल्स टू 7 मार्क्स। फाइन, अपन को ऐसा करना है। और एट मैक्स इसमें अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत एनर्जी है, और आपको आती हैं चीज़ें, आपके पास टाइम है, तो आप 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं किसी एक क्वेश्चन में, इनमें से कोई एक क्वेश्चन में, बट आपको एवरेज मेंटेन करके चलना है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास 180 मिनट्स ही हैं। ठीक है, और हम अगर हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम देने जाएंगे तब कहीं जाके हमारा पेपर कंप्लीट होगा। बहुत बच्चे होते हैं जिनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पहले घंटे में उन्होंने क्या करा, पहले घंटे में उन्होंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही कर पाए। ठीक है, दूसरे घंटे में याद आ रहा, अभी तो बस एक ही क्वेश्चन हुआ है, फिर दूसरे घंटे में चलो दो दो क्वेश्चन कर पाए, मतलब 2 के सब पार्ट्स कर पाए, तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन हो गए, बट अभी भी लास्ट आवर में आपके पास 7 क्वेश्चन बचे हैं। भाई साहब, 7 क्वेश्चन करना इज नॉट एन ईजी टास्क। आप 10-10 मिनट भी देंगे तो भी बहुत टफ पड़ेगा, है ना, फिर आप अंडर डू करने लगेंगे। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करना है कि हम ये चीज़ तो ना ही करें। फाइन। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास 14 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो 14 मार्क्स के होते हैं, उनमें हमें क्या करना है? वही ट्रिक लगानी है। अगर हम एक क्वेश्चन को 3 पेज दे रहे हैं 7 मार्क्स के वाले के लिए, है ना, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, तो हम 14 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 6 पेज लिखना है। 6 पेज किस चीज़ के हिसाब से लिखना है? डिटेल। एग्जामिनर हमसे 14 मार्क्स के क्वेश्चन में डिटेल जानना चाह रहा है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। फाइन, तो एटलीस्ट 6 पेज, आपको 5 to 6 पेज तो लिखना ही है। फाइन, और ऐसा नहीं लिखना है कि आप बहुत ज़्यादा लाइन छोड़कर लिख रहे हैं। ये ट्रिक्स आपको नहीं चाहिए कि आप एक लाइन स्किप कर करके लिख रहे हैं और बहुत सारा स्पेस छोड़कर लिख रहे हैं। वो समझ में आ जाता है चेक करने वाले को कि आप किस लिए लिख रहे हैं, कॉपी भरने के लिए लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप अगर कॉपी भरने के लिए लिख रहे हैं तो वो भी एग्जामिनर है, वो बहुत सालों से बहुत सारी कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज़ बहुत ईजिली दिख जाती है। फाइन। अब हम ओवरऑल सबसे पहले हमने प्राइमरी बातें करी, अब मुद्दे पे आते हैं कि हमें लिखना कैसे है। फाइन,
सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को, पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चंस को रीड बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, आपको पहले ये देखना है, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप कोशिश करिए कि आप 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहाँ पे आप क्रेडेंशियल्स फिल कर लें, ठीक है ना, अपने OMR भर लें अच्छे से क्लियरली, और एक बार रीचेक कर लें कि भाई आपको वो चीज़ आपका एग्जाम टाइम का नहीं वेस्ट होना चाहिए कि आप 10 बजे मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं तो 10-15 तक आप यही चीज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम आपका बचना चाहिए। फाइन, यहाँ पे टाइम एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सीरियस है, मतलब अपने, देखिए पढ़ एग्जाम के लिए पढ़ के सब लोग आते हैं, फाइन, सॉरी मैं थोड़ा ब्लफ कर गई, बट हाँ, मेरे कहने का सेंस बस इतना है कि पढ़ाई करके सब लोग आते हैं, बट फ़र्क कहाँ पे आता है, दो लोग इक्वली पढ़कर आए हैं, इक्वली नॉलेज के साथ आए हैं, बट फ़र्क कहाँ पे आता है, जब वो शीट पे लिखना चालू कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसे ये नहीं आइडिया कि आप कौन है, आपको कितना नॉलेज है, और ये बुकलेट ही बताती है कि आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आपने साफ सुथरा और ढंग से नहीं लिखी है चीज़ें, तो उसे लगेगा कि ये, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट टू गिव मार्क्स टू देम, है ना। तो यही चीज़ है। तो आपको सबसे पहले अच्छे से क्रेडेंशियल्स भरने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको मार्जिन्स बनानी है, ठीक है। जैसे मैंने बनाई है, कॉपी का डिवाइड पार्ट है और यहाँ पे मैंने मार्जिन बनाई है, फाइन। तो बहुत चौड़ी मार्जिन मत बना लीजिएगा। अगर आपकी स्केल का विड्थ इतनी है तो मान लीजिए हाफ ऑफ द विड्थ का स्केल का आप मार्जिन बना सकते हैं, फाइन। बहुत चौड़ी मार्जिन बनाने जाएंगे और दोनों साइड तो मार्जिन बिल्कुल मत बनाइएगा। हमारी कॉपी में कैसे होती है मार्जिन, एक साइड होती है ना, एक पेज के एक साइड, एक पेज के एक साइड। कॉपी भरने वाली ट्रिक्स मत अपनाइए, क्योंकि ये चालाकी चेक करने वाले को भी पता है ना। तो उतना ही करिए जितना नेसेसरी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, हाँ, स्टेप 1 है रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, मतलब जो कीवर्ड्स हैं और जैसे वर्ड्स हैं एक्सप्लेन, कंपेयर, ड्रॉ, इन पे हाईलाइट आपको करके चलना है। जैसे मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर लिया है, और इसमें इसमें मान लीजिए ये लगभग 8 क्वेश्चंस हैं, फाइन। और ये इसका ए बी पार्ट है, इसका भी ए बी पार्ट है, इसका भी ए बी पार्ट है। ये 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसका ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट है, और इसके एनी 2 क्वेश्चंस है, एनी 2 वाला, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न है। तो पहले के 5 मिनट में आपको ये डिसाइड करना है कि आपके क्वेश्चंस कौन से आपने डिसाइड करे हैं ना, आप कौन से अटेम्प्ट करने जाएंगे। कोशिश करिए आप वो करें जिसमें आपको जिसके आपके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। अगर नहीं भी है कोई चीज़, अगर क्वेश्चन हमको हाँ आधा आधा अधूरा समझ में आ रहा है, तो आपको ये कैलकुलेशन लगानी है कि उसके कितने पार्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, फाइन। ये तो खैर सभी लगा लेते हैं, बट फिर भी मैंने फॉर नॉलेज बता दिया। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, विद अ नीट स्केच, है ना, एक ये कीवर्ड है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसमें स्ट्रक्चर बताना ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्लस स्केच भी बनाना है और हमें एक्सप्लेन भी करना है प्रॉपर, मतलब उस स्ट्रक्चर को भी प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इसी बेस पे नंबर देगा। अब जैसे ये है थर्ड का एक क्वेश्चन, इसमें डिफरेंसेस बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। अगर आप डिफरेंसेस पैराग्राफ जैसे लिखने लगेंगे, ऐसे ऐसे धड़ा धड़ा धड़ा, तो भाई पढ़ने वाले को समझ कैसे आएगा कि आपने किन पॉइंट्स पे डिफरेंस लिखा है। डिफरेंसेस का बेस्ट तरीका होता है कि आपने आपने यहाँ पे ऐसे टेबल बनाया है, थोड़ा सा साइड में इतना मार्जिन हटाया, फिर यहाँ पे आपने लिखा है किन बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए यूज़र लेवल थ्रेड्स है और यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड्स है। तो फॉर एग्जांपल पहले आप फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका पॉइंट लिखा, ये पहला पॉइंट, सॉरी ये पहला पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट मान लीजिए आप एग्जाम्पल के बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये दूसरा पॉइंट। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको टेबल बना के टेबुलर फॉर्म पे डिफरेंसेस लिखने होते हैं, फाइन। और ये तो आपका ही हो गया, ठीक है। अब जब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जैसे इसमें फाइंड करना है, तो उसके भी प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप वाइज आपको लिखना ज़रूरी है। अगर फिफ्थ ए के क्वेश्चन में डिफाइन लिखा है, फिर एक्सप्लेन लिखा है इन डिटेल, फिर एडवांटेज लिखा है, मतलब आपको हर पॉइंट पे ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। ये नहीं पूछ रहा है, अगर मान लीजिए वो पूछ ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है और आप उसके मतलब फीचर्स के, प्रोसेस मैनेजमेंट के बिल्कुल डिटेल में जाके, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट में और क्या क्या होता है, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग बताने लगे, मतलब बेसिकली राम कहानी नहीं चलानी है। जो पूछा है वो पॉइंट टू पॉइंट बताना है, क्योंकि हमें यही राम कहानी बताने के चक्कर में लोग 10 पेज लिख कर आ जाते हैं एक क्वेश्चन में, जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है। वो ये जानना चाह रहा है कि हम आपसे जो पूछा गया आपने उसका आंसर सही से किया या नहीं किया, है ना। उसके अलावा वो किताब नहीं लिखवा रहा है आपसे, फाइन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें कीवर्ड्स को अच्छे से रीड करना है। फिर फॉलो द आरजीपीवी आंसर पैटर्न। क्या बोल रहे हैं, फॉलो द आरजीपीवी आंसर पैटर्न। एक पैटर्न होता है किसी भी चीज़ का लिखने का। सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना है, फिर उसे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। ये नहीं करना है कि हम पैराग्राफ ऐसे राइटिंग जैसे, फिर एक पैराग्राफ चेंज कर, फिर ऐसे राइटिंग जैसे, फिर पैराग्राफ, ये चीज़ नहीं करनी है,
ठीक है। इससे अगर आप खुद टीचर होंगे, आप खुद एग्जामिनर होंगे, चेक कर रहे होंगे, भाई आप पॉइंट्स वाले को ज़्यादा नंबर दे दोगे क्योंकि वो क्लियर लिखा हुआ है, उसने उसने पॉइंट वाइज लिखा है, तो आपको रीड करने में भी आसान है। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी ये नहीं रहता कि 1 घंटे सिर्फ आपकी कॉपी चेक करते बैठे हैं। फाइन। थर्ड पॉइंट क्या है? डायग्राम इफ नीडेड। इसका मतलब आपको डायग्राम्स बनाने ही बनाने हैं। डायग्राम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो डायग्राम्स, या तो फ्लो चार्ट टाइप आपको बनाना है ना, या पाए चार्ट टाइप बनाना है। फाइन। या टेबल्स जो भी आप पढ़कर आए हो, आपको इनमें से कुछ भी एक मतलब काइंड ऑफ आपकी प्रेजेंटेशन में एक मतलब या तो डायग्राम होना चाहिए, या तो फ्लो चार्ट होना चाहिए, या तो पाई चार्ट होना चाहिए, मतलब कुछ तो होना चाहिए। फाइन। अगर पूछा गया तो होना ही चाहिए, और अगर नहीं पूछा है तो भी ट्राई करिए कि आप कुछ भी थोड़ा बहुत बना सकें। प्लस ऐसा नहीं बनाना कि बहुत या तो छोटा डायग्राम बना दिया तो बहुत ही पूरा फुल पेज का बना दिया। देखिए, नेसेसरी जो है अगर फुल पेज वाला तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बट कोशिश करिए कि एक डिसेंट उसका शेप और साइज हो, है ना, वो कॉपी के हिसाब से। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पेज भरने के लिए बना दिया। प्लस पेंसिल से डायग्राम बनाइए। फाइन। ये नहीं कि जो पेन आपके पास है उसी से लाइन खींच दी, उसी से टेबल बना दिया, उसी से आपने डायग्राम्स बना दिए। ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। अब आपको चौथा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल या सिंपल एग्जाम्पल्स जो भी आपको याद आ रहे हो वो लिखना है, और कंक्लूजन अगर आपके पास उसमें आइडिया हो तो वो लिखना है। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की बारी आती है। प्रेजेंटेशन मतलब आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं ये कॉपी की बात बताऊं तो सबसे पहले मान लीजिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना है। सबसे सबसे हेडिंग में डालिए ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम है, आप पूरा डालिएगा। फिर उसके नीचे अंडरलाइन करिए। फिर अब लिखिए डेफिनेशन। ठीक है, ये भी पूरा लिखिए। फिर डेफिनेशन का या तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट लाइन से 2-3 लाइन की डेफिनेशन। फिर मान लीजिए आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसको अंडरलाइन करिए, फिर पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए। फिर अगर यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं तो हेडिंग डालिए, फिर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए। ठीक है, और लास्ट में 1-2 लाइन है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल अंत तक भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, है ना। और ये भी नहीं कि यहाँ से यहाँ कट टू कट भर रहे हैं, मतलब आपको गंदा नहीं लगना चाहिए। बैलेंस, मैंने क्या बोला, बैलेंस्ड कॉपी लगनी चाहिए, बैलेंस्ड पेज लगना चाहिए। फिर अगले पेज में मान लीजिए आपने इतना 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 समथिंग डायग्राम बना दिया, है ना, इतना समथिंग आपने डायग्राम बना दिया। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए कुछ पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे टेबुलर सॉरी ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। अगर अगर यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे अगर आपको पॉइंट्स और एक्सप्लेन नहीं करना है, तो यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, एडवांटेज के हेडिंग डाल के एडवांटेज लिखवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आप डिसएडवांटेज भी लिखवा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं अंडरलाइन कर करके। तो आपका पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन सम यूटिलिटी प्रोग्राम सपोर्टेड। ठीक है, तो आपको यूटिलिटी प्रोग्राम्स की हेडिंग डालनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन। तो ये था कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अब देखिए, आरजीपीवी एग्ज़ाम में हमारे पास ब्लू पेन ही होता है यूज़ करने को। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, तो आप अगर एक डिसेंट जेल पेन अफोर्ड कर सकते हैं जिसमें लीकेज के चांस कम हो, वैसे तो बॉल पेन ही यूज़ करना चाहिए, बट आप हेडिंग्स के लिए जेल पेन ट्राई कर सकते हैं जिससे थोड़ा एक डिफरेंस आए, अगर हो सके तो। वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर आपने बॉल पेन से भी क्लियर लिखा है ना, बिना मिस्टेक करे, बिना स्पेलिंग मिस्टेक करे, बिना मतलब गंदगी करे, तो भी वो बहुत अच्छा लगता है ना। अब डेफिनेशन में आप लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, है ना। और उसके बाद 2-3 लाइन आपने लिखा, उसके बाद जब आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल दें, जैसे अगर पूछा गया उसके बारे में आप बता दें। ओके। और जो अंडरलाइन वाली बात है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं कि शुरू के मान लीजिए कितना, 1 घंटे प्लस 1 घंटे प्लस 45 मिनट्स, इतने में आप अपना क्या कर लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए। फाइन। फिर लास्ट के 15 मिनट्स में 10 मिनट्स आप दे दीजिए क्या करने को, रीचेकिंग करने को। कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप 10 में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, या कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, या किसी में कोई पॉइंट मिस हो गया हो। और 5 मिनट में आप फटाफट से अंडरलाइन कर लीजिए हेडिंग्स को, है ना, जो आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि भाई एग्जामिनर ये देखे, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कोई भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पढ़ सके। ओके। तो ये चीज़ है, डायग्राम्स विद पेंसिल बनाना है और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। और टाइम मैनेजमेंट स्टेप 4 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने सबसे शुरू में ही बात कर लिया था। कि फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ऑन एन एवरेज आपको 15 मिनट्स ही लगाना है, 15 to 18 मिनट्स लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपके पास आपके रूम पे वॉच है तो ठीक है, वरना आप एक वॉच कैरी करके जाइए। ओके। उसके अलावा
आप कोशिश करिए कि आप 3 से 4 पेज में हर क्वेश्चन को वाइंड अप करें विथ डायग्राम्स, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स, विथ एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो जो कुछ भी है जिससे भी रिलेटेड एग्जाम है, ठीक है, जो कुछ भी पूछा उससे रिलेटेड उतने में ख़त्म होना चाहिए। फाइन। बैलेंस को आपको बना के चलना है, ठीक है, प्रायोरिटाइज नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन को ज़्यादा कर लिया। अच्छा, अगर ऐसा भी होता है हमारे पास कि जैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन करा, दूसरा क्वेश्चन करा, फिर मुझे पांचवा क्वेश्चन याद आया, है ना, पहले का ए तो कर दिया, दूसरे का ए कर दिया, फिर पांचवें का बी याद आया। कोशिश करिए कि आप जब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी का ए करें और उसके बाद उसी का बी करें। इससे चेक करने वाले को आसानी होती है, वो मिस नहीं करता कि आपने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, उसका ए या बी, बाय चांस आपको नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए इसका ए पार्ट याद नहीं आ रहा और आपको बी लिखना है, तो आप इसके लिए 2 से 3 या हाँ इतने पेजेस आप लेफ्ट कर सकते हैं कि भाई आप लास्ट में आके लिख लेंगे, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब 32 पेजेस की कॉपी मैं बता रही हूँ, उसमें से ट्राई करिए आप कि 30 पेज, 28 to 30 पेज आप फिल करके आए फॉर अ डिसेंट सीजीपीए। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने आंसर सही लिखे हैं बिना कोई मिस्टेक के और क्लीन हैंड राइटिंग से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बहुत छोटे लेटर्स मत बनाया करिए, बहुत बड़ा मत लिखा करिए, साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, काटा पीटी बिल्कुल मत। तो कोशिश करिए आप सही लिखें, बट बाई चांस आपको चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, मान लीजिए आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और 10वें क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बनता है और ऑलमोस्ट आप ना के बराबर आपका समझ है उसमें, तो आप कुछ भी लिखिए, बट क्वेश्चन को लीव करके बिल्कुल भी मत आइए, है ना, छोड़ के नहीं आना है अपन को क्वेश्चन। भाई अगर आप 7 क्वेश्चन, अगर आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप 7 मार्क्स का छोड़ कर आएंगे, है ना, पेज ही छोड़ दिया, 8 ही मान लीजिए 8 ही क्वेश्चन बनते, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो भाई एग्जामिनर एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो आपको मार्क्स प्रोवाइड कर सके। बट वहीं आपने अटेम्प्ट करा है ना, वहीं आपने बाकी के 2 अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चंस, तो उसके पास चांस होता है कि आपको 14 में 4 या 5 या 6 नंबर दे दें, ठीक है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उसका क्या उस टाइम मोटिव है, कि वो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, या स्ट्रिक्ट टीचर है, या है ना इजी टू प्लीज टीचर है। बट हम कोशिश करेंगे कि हमको अपना वहाँ पे बेस्ट करना है, तो बेस्ट प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात आप ध्यान से समझिए कि आप इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड से हैं, है ना, जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, उसको बस इतनी एक्सपेक्टेशंस है आपकी आपसे कि आप 3 घंटे का पेपर लिखने आए हैं, उस 3 घंटे में भी अगर आप अपना बेस्ट नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो आपको मार्क्स क्यों देगा, है कि नहीं। तो उन एटलीस्ट आप भले कम पढ़कर आए, आप बहुत पढ़कर आए, बट उस 3 घंटे में इन पॉइंट से भी अगर आप ध्यान में रखकर इतना भी अटेम्प्ट कर कर आएंगे ना, तो आप एवरेज से अबव एवरेज ही आपके मार्क्स आएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड आई होप आप लोग बेस्ट परफॉर्म करें अपने एग्जाम्स के लिए, है ना, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सबको, है ना। अपना बेस्ट उन 3 घंटों में देकर आया करिए, हम सब पूरे सेमेस्टर क्या करते हैं हमें खुद अच्छे से पता होता है, पर उन 3 घंटे में भी अगर हम कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकते, हमें हक नहीं है ना। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।